हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं साथियों जनवरी 2025 करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। ईओआरओ और साथियों ईओआरओ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार और वीडियो जैसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और अब तो साथियों फोर्थ ग्रेड जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है उसके अंदर भी 10 प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए साथियों अपना एक कोर्स है करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा वाला 2025 वाला कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप इसे जाकर के बाई कर सकते हैं। इसमें आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा मिलेगी, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स मिलेगा और राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। और 2024 का करंट अफेयर्स भी आपको इसके अंदर मिलेगा। और इस पर साथियों इसकी प्राइस वैसे 251 रुपए है, लेकिन आपको इसके अंदर जो है प्रथम जो है साथियों 50 विद्यार्थियों के लिए इसमें आपको छूट मिल रही है, जिसमें आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं फ्लैट 100। ये वाला कूपन कोड जो है आपको अप्लाई करना है, फ्लैट 100। ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये कोर्स आपको मात्र 151 रुपए में मिलेगा, जो कि 251 रुपए का है। तो इस पर आपको अभी छूट मिल रही है, 3 दिन तक ये ऑफर है, ध्यान रखिएगा। प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए है। अगर वो आज देरी करोगे लेने में तो आप जो है लेट हो सकते हो, ठीक है। तो कुमावत जीएस के नाम से जो है ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, सेम चैनल के नाम से, वहां से जो है आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर भी फ्री मिलती है, यूट्यूब क्लासेस के नाम से आपको आइकन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो, ठीक है ना। तो कुमावत जीएस ऐप आपको डाउनलोड करना है। और ये वाला कोर्स है, ये थंबनेल दिखेगा, इसमें आपको 65 टेस्ट मिलेंगे, 30 राजस्थान जीके के टेस्ट भी आपको फ्री में आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोर्स ले लेना। इसके अंदर जो है आपको पता ही है फ्लैट 100 आपको कूपन अप्लाई करना है, उसके बाद जो है इसकी प्राइस घट करके 151 रह जाएगी, ठीक है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं अपन। देखिएगा, वैसे प्रश्न आंसर तो नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, हैंड रिटन पीडीएफ है। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे, डिटेल वाइज बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेगी, 2025 वाले कोर्स के अंदर ये पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, और उसमें भी अवेलेबल करवा दूंगा 2024 वाले में भी, क्योंकि कई विद्यार्थी जो है वो नहीं ले रखे हैं, तो उनमें भी ये मिल जाएगा, ठीक है। जनवरी 2025 सारे प्रश्न शानदार और महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों किसके बारे में, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में। अगर बात करें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात करते हैं, तो इसका जो आयोजन होता है साथियों 9 से 10 जनवरी 2025 को इसका आयोजन होता है। और आयोजन कहाँ पर होता है साथियों, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक सम्मान दिया जाता है, प्रवासी भारतीय सम्मान, जो अपना प्रवासी राजस्थान है, राजस्थानी है, डॉक्टर रामनिवास, उनको ये दिया जाता है। किसके द्वारा, डॉक्टर जो है साथियों सॉरी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। ये प्रवासी राजस्थानी है साथियों, जो कि म्यांमार के अंदर ही क्या बढ़ाते हैं, बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। उनके लिए साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनको कौन सा सम्मान दिया है, प्रवासी भारतीय सम्मान इनको दिया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका आयोजन होता है भुवनेश्वर के अंदर, और प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था डॉक्टर रामनिवास को, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो ऊंट महोत्सव की बात करते हैं। ऊंट महोत्सव को लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। आयोजन होता है साथ ही इसका बीकानेर के अंदर, और कब से कब तक होता है, 10 से लेकर के 12 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन होता है। इसके अंदर साथियों 3 खिताब दिए जाते हैं। मिस मरवण का खिताब महक को दिया गया था, जबकि मिस्टर बीकाना का खिताब योगेश ने जीता है। और साथियों मिस सॉरी ढोला मरवण जो है ये दिया गया है श्रवण और संजू को दिया गया है, ठीक है। मिस मरवण अगर आपसे पूछे साथियों तो ध्यान रखिएगा, ये तो दिया गया है महक को, मिस्टर बीकाना योगेश को, और ढोला मरवण दिया गया है श्रवण व संजू को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद देखिएगा अपन बात करते हैं सिंगवाल अजमेर के अंदर स्थापित साथियों देश की पहले रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की बात हो रही है ना, जो कि साथियों रीजनल एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है। और ये कहाँ पर है साथियों, सिंगावल अजमेर के अंदर स्थापित है। इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसे देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के तौर पर मान्यता मिली है, ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस जो है साथियों रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के तौर पर मान्यता मिली है, तो वो है सिंगवाल अजमेर के अंदर स्थापित है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखो राज्य का पहला बालिक जो है सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो राज्य का पहला बालिका सैनिक स्कूल जो है साथियों इसकी स्थापना की गई है पचुकड़ा गांव जो है जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो साथियों पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा
गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति यानी कि जो सब कमेटी बनाई गई है उसके संयोजक कौन बने हैं? मदन दिलावर, जो कि शिक्षा मंत्री है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु है ना, राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक है मदन दिलावर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद अपन देखते हैं, राज्य को पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत साथियों अतिरिक्त ऊर्जा आवंटन को मंजूरी दी गई है। कितनी ऊर्जा को? 5000 मेगावाट को जो है मंजूरी दी गई है। और ये मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये केंद्रीय नवीन एवं साथियों नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा जो है ये मंजूरी दी गई है ना। आवंटन को मंजूरी किसके द्वारा? केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत साथियों कंपोनेंट ए यानी कि घटक ए के अंतर्गत जो है अतिरिक्त ऊर्जा आवंटन को मंजूरी दी गई है 5000 मेगावाट, ये राज्य को यानी कि राजस्थान को दी गई है, ठीक है। प्रदेश में साथियों जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच की स्थापना कहां कहां पर होगी? यानी कि प्रदेश के किन जिलों के अंदर जो है जीएसटी ट्रिब्यूनल जो है बेंच की स्थापना की जाएगी? तो ये जयपुर के अंदर और एक जोधपुर के अंदर की जाएगी। कहां कहां पर? जयपुर और जोधपुर के अंदर की जाएगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, इसकी जो प्रधान पीठ है किसकी? जीएसटी ट्रिब्यूनल जो है जीएसटी ट्रिब्यूनल की जो है प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बेंच कहाँ पर स्थापित होगी? जयपुर और जोधपुर के अंदर, ठीक है। जबकि प्रधान पीठ आपसे पूछे तो दिल्ली के अंदर है। देखो, स्वदेशी मिसाइल यानी कि नाग कौन सी है? स्वदेशी मिसाइल नाग की तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण किया गया था जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में कहां पर? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। यहीं पर साथियों समस्त विद्याभ्यास भी यहीं पर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस का जो राज्य स्तरीय समारोह कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये उदयपुर के अंदर हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। राज्य में साथियों महिला पुलिस बटालियन के लिए साथियों 2216 पदों को मंजूरी दी गई है ना। राज्य में महिला पुलिस बटालियन के लिए साथियों 2216 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके बारे में अपन देखते हैं साथियों। 3 जिलों में स्थापित होगी महिला पुलिस बटालियन, यानी कि नई जो है 3 जिलों के अंदर जो है महिला पुलिस बटालियन स्थापित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अलवर के अंदर किस नाम से? कालीबाई के नाम से। सीकर के अंदर पद्मिनी के नाम से। और बाड़मेर के अंदर साथियों अमृता देवी के नाम से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पुलिस भर्ती परीक्षा के अंदर जो है आरक्षण की सीमा आप 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 33% कर दिया गया है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो, राज्य की पहली महिला बटालियन कहाँ पर है? राज्य की जो पहली महिला बटालियन अजमेर के अंदर स्थित है और उसका नाम है हाड़ी रानी, ठीक है। जिसकी स्थापना कब होती है? 2008 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद करना है। अजमेर के अंदर है, हाड़ी रानी के नाम से स्थापना 2008 के अंदर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो, इसके बाद देखो, देखो इसके बाद देखिएगा, राज्य की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, राज्य की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की जो है स्थापना की जा रही है साथियों मेज नदी बूंदी के अंदर स्थापना की जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है साथियों, पानी लिफ्टिंग के लिए यहाँ पर 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट बनाए जाएंगे। 167 किलोवाट के 2 सोलर प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। और 522 सौर ऊर्जा प्लेटें यहाँ पर लगाई गई है। 522 सौर ऊर्जा प्लेटें यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा आप लोग, हमीरगढ़ के अंदर फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। हमीरगढ़ का संबंध है भीलवाड़ा से, तो भीलवाड़ा हमीरगढ़ के अंदर फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है यहाँ पर, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ठीक है ना। इसका उद्घाटन तो कौन करते हैं? उद्घाटन करते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर और राज्य खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये दोनों मिलकर के इसका उद्घाटन करते हैं। इसका जो आयोजन होता है वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर होता है, ठीक है। आयोजन की तिथि के कब आयोजित किया जाता है? 7 जनवरी 2025 को। हिस्सा लेने वाली टीमें कुल 62 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। विजेता टीमों की अगर बात करें तो साथियों पुरुष वर्ग के अंदर केरल ने इसमें जीत दर्ज की है, जबकि उपविजेता सर्विसेज रही है। महिला वर्ग के अंदर भी साथियों रेलवे ने जीता है, जबकि उपविजेता केरल रही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो, राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा स्टेट इलेक्शन आइकन जो है वो घोषित किसको किया गया है? तो ध्यान रखना, नीरज चौधरी ये एक पर्वतारोही है साथियों, ध्यान रखिएगा ना। राज्य निर्वाचन विभाग के द्वारा स्टेट इलेक्शन आइकन किसको घोषित किया गया है? नीरज चौधरी को, ये एक पर्वतारोही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो नवीन महाजन है। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो मधुकर गुप्ता है। दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है।
और ये किसके द्वारा घोषित किया गया था स्टेट इलेक्शन आइकन? तो ये नवीन महाजन के द्वारा ही घोषित किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा साथियों, अपन बात करते हैं किसके बारे में, भारत आदिवासी पार्टी के बारे में अपन बात करते हैं ना। भारत आदिवासी पार्टी के बारे में बात करते हैं। देखो, भारत आदिवासी पार्टी को जो मान्यता प्राप्त हुई है, ये अभी हाल ही में 13 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय दल के रूप में इनको मान्यता प्राप्त हुई है। और ये ध्यान रखना साथियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बाद राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि इसके पास जो है एक सांसद है और 4 विधायक के साथियों ना, एक सांसद और 4 विधायक हैं। सांसद कौन है? तो राजकुमार रोत हैं, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 4 विधायकों की बात करते हैं तो 4 विधायक हैं। चारों विधायक एक तो 84 विधानसभा क्षेत्र से हैं, दरियावाद से हैं, आसपुर से और बागीदोरा से हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, 4 विधायक है, यानी कि कुल विधानसभा सीटों के 2% जो है विधायक हैं वो किस पार्टी से हैं? तो वो साथियों बाप पार्टी से हैं। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत जो है विधानसभा में जो है हिस्सा बाप पार्टी का कितना है? तो 2% हिस्सा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बीजेपी व कांग्रेस के बाद राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो वो भारत आदिवासी पार्टी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 84 विधानसभा क्षेत्र से अनिल कटारा विधायक बने हैं, दरियावाद से थावरचंद डामोर बने हैं, आसपुर से उमेश डामोर, बागीदोरा से जय कृष्ण पटेल बने हैं, ठीक है। और बाप पार्टी ने साथियों 2023 के अंदर जो है पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर ये चुनाव दर्ज करी थी। ये भी आप प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और बात आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है कि जबकि यानी कि जो बागीदोरा व 84 सीट है साथियों, 84 सीट बाप ने उपचुनाव में जीता था। वैसे तो जो मेन चुनाव हुए थे 16 विधानसभा के, उसमें तो इन्होंने 3 ही सीटें जीती थी, लेकिन उपचुनाव के बाद इन्होंने 2 सीटें जीत दर्ज करी है। बाप पार्टी उपचुनाव में जीती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। 84 विधानसभा क्षेत्र से पहले राजकुमार और सांसद थे, हालांकि वो सांसद बनने के कारण ये सीट खाली हो गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और बा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहनलाल रोहत है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं इसके बाद। देखो, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, 16 जनवरी 2025 को शहरी निकायों के पुनर्गठन हेतु साथियों सब कमेटी का जो है गठन किया गया है। देखो, 16 जनवरी 2025 को शहरी निकायों के पुनर्गठन हेतु सब कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? जाबर सिंह खर्रा है, जो कि यूडीएच मंत्री है साथियों। कौन है? जाबर सिंह खर्रा है। और कमेटी की संरचना किस प्रकार से है वो देखो आप। कौन सी? शहरी निकायों के पुनर्गठन हेतु जो सब कमेटी है उसके जो है संरचना है, सब कमेटी की संरचना देखो भाई। गठन होता है इसका 16 जनवरी 2025 को। अध्यक्ष है इसके जाबर सिंह खर्रा, जो कि यूडीएच मंत्री है। सदस्य 3 सदस्य हैं साथियों इसके। एक तो सुरेश सिंह रावत हैं, जो कि जल संसाधन मंत्री है। गौतम कुमार दत्त हैं, जो सहकारिता मंत्री है। और संजय शर्मा है, जो कि वन मंत्री है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सब कमेटी की संरचना से आपको सदस्य पूछ लिए जा सकते हैं कि सुरेश सिंह रावत, दत्त, गौतम कुमार दत्त और संजय शर्मा, ये तीनों इसके सदस्य हैं। जबकि अध्यक्ष कौन है? जाबर सिंह खर्रा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारत सोलर एक्सपो की बात करें तो भारत सोलर अगर एक्सपो की अगर अपन बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना, इसका जो आयोजन होता है, आयोजन स्थल की बात करें तो जेईसीसी सीतापुरा जयपुर है, यहाँ पर इसका आयोजन होता है। तिथि की बात की जाए तो 17 से 19 जनवरी 2025 को भारत सोलर एक्सपो का जो है आयोजन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष साथियों ओम बिरला है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार और देख लो भाई, भारत सोलर एक्सपो का आयोजन होता है जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। आयोजन तिथि की बात करते हैं तो 17 से 19 जनवरी 2025 को। और उद्घाटनकर्ता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलो, कर्म से देखो साथियों, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की बात की जाए तो देखिएगा, शुभारंभ कब होता है? 15 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ होता है, ठीक है। स्थल कौन सा है? सांगानेर जयपुर, यहाँ से इसका शुभारंभ किया जाता है। जबकि उद्घाटन कौन कौन करते हैं? CR पाटिल और CM भजनलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। क्या उद्देश्य है इसका? गिरते गिरते भूजल स्तर को रोकना, यानी कि भूजल स्तर का जो गिरावट है उसको रोकना इसका मेन पर्पज है। कौन कौन से जिले इसमें शुरुआत के अंदर शामिल किए गए हैं? तो सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर को इसमें शामिल किया गया है। और ध्यान रखना, यह अभियान कैच द रेन से प्रेरित है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो, देवास परियोजना की बात करते हैं। देवास परियोजना एक इंपॉर्टेंट परियोजना है, और ये साथ ही इसका तीसरा और चौथा चरण की शुरुआत उदयपुर से की गई है, जो कि उदयपुर से संबंधित है देवास परियोजना, ठीक है।
इससे जो लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से, एक तो उदयपुर है, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ है ना। यानी कि देवास परियोजना से जो लाभान्वित जिले कौन कौन से, तो एक तो हो जाएगा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो आप देखिएगा 10वीं नेशनल एरो स्टेक बॉल चैंपियनशिप 2025। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा आयोजन स्थल की अगर बात करें तो शिरडी महाराष्ट्र, पदक 7 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, यानी कि कुल 13 पदक राजस्थान ने जीते हैं। राजस्थान जूनियर टीम ने गोल्ड जीता है जबकि सीनियर टीम ने सिल्वर जीता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको याद रखने योग्य बात है पेरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, पेरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको और ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रश्न यहाँ से पूछा भी जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो जो है पेरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन स्थल कौन सा है? जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर। ये ध्यान रखना है। पदक विजेता पायल नाग, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, जो कि शीतल को हरा करके इन्होंने ये मेडल जीता है। ठीक है, ये महिला वर्ग में जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस वर्ग में साथियों? महिला वर्ग के अंदर इन्होंने जीता है। किस में जीता है साथियों? महिला वर्ग में, महिला वर्ग में जीता है। ठीक है, और ज्योति कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुरुष वर्ग के अंदर किसने ये पदक जीता है? तो राकेश कुमार ने साथियों, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये गोल्ड मेडल जीते हैं पुरुष वर्ग में। और इन्होंने साथियों मोहम्मद सावेज को हरा करके जो है ये गोल्ड जीते हैं। और ये मोहम्मद सावेज कहाँ के हैं? तो ये यूपी के निवासी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों अर्जुन अवार्ड के बारे में। डेफिनेट एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, 100% ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? अर्जुन अवार्ड 2024 की बात हो रही है तो ये किसको दिया गया है मित्रों? याद रखिएगा, तो ये मोना अग्रवाल को दिया गया है, जो कि जयपुर से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये पेरिस पैरालंपिक के अंदर साथ ही इन्होंने शूटिंग स्पर्धा के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, उसी की एवज में इनको जो है अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों खेल रत्न, इनका संबंध जयपुर से है ना। खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। मनु बाकर शूटिंग से संबंधित है, जो कि पैरालंपिक के अंदर जो है साथियों इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, शायद ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, ये ध्यान रखिएगा ना। और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली साथियों पहली खिलाड़ी भी ये बनी है, और इन्होंने शूटिंग के अंदर जो है ये पदक जीते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डी कुकेश ध्यान रख लेना, ये चेस से संबंधित है। डी कुकेश दिसंबर 2024 में चेस के अंदर सबसे कम उम्र के जो है वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, हरमनप्रीत की बात करते हैं तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक में इन्हीं की कप्तानी में साथियों हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है ना, हॉकी को कौन सा मेडल मिला था साथियों? ब्रॉन्ज मिला था ना। कौन सा साथियों? ब्रॉन्ज, किसमें? ओलंपिक के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये इनकी कप्तानी में मिला था ना। और प्रवीण कुमार की बात करते हैं तो ये लॉन्ग जंप है, ऊंची कूद है, ध्यान रख लेना आप लोग। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद के अंदर इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, और टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर जीता था इन्होंने, और ऐसे ही रिकॉर्ड इनके नाम है। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर साथियों इन्होंने भी ऊंची कूद के अंदर इतिहास रचते हुए कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड जीता था, और इन चारों खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो 32 खिलाड़ियों को तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है, और जिसमें 17 पैरा एथलीट हैं। ठीक है, जिसमें से अपने राजस्थान की कौन है? मोना अग्रवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, खेल रत्न आपको पता है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत और एक साथियों प्रवीण कुमार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके खेल आपको याद रखने हैं, इनका संबंध किस खेल से है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं, जहां से प्रश्न डेफिनेट नहीं 1000% प्रश्न आपको छपेंगे, जो इसरो के द्वारा साथियों जो पूरे वर्ष में जितने मिशन जो है लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, सारी चीजें अपन अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो अंतरिक्ष एजेंसी पहली बार 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रयास करेगी। अपडेट ये 30 दिसंबर वाला है। ठीक है, इसको अपन नीचे पढ़ते हैं, देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2024 के लिए अपना अंतिम मिशन 30 दिसंबर को साथियों PSLV-60 स्पेस डेक्स मिशन के साथ लॉन्च करेगा।
प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात्रि साथियों 9:58 पर यह निर्धारित किया गया था। देखो इसमें याद रखने योग्य बात क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा जो 30 दिसंबर को जो मिशन लॉन्च हुआ था साथियों, पेन की साइज में थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, 30 दिसंबर को ना, 30 दिसंबर को बात हो रही है, तो ध्यान रख लेना साथियों। पीएसएलवी C60 की बात हो रही है। पीएसएलवी C60 यानी कि इसको जो है साथियों किसके साथ लॉन्च करेंगे, स्पेयरडेक्स के साथ, है ना। स्पेयरडेक्स के साथ जो है इसको लॉन्च करेगा, ये ध्यान रख लेना। और इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, तो लॉन्च ध्यान रख लेना आप लोग, लॉन्च किया जाएगा इनको श्रीहरिकोटा से, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पीएसएलवी 660 की बात हो रही है, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना है कि पीएसएलवी 660 जो है स्पारडेक्स के साथ जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। कब, 30 दिसंबर की रात साथियों 9:58 पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके बाद देखो देखो इसके बाद है कि इसरो को जीसैट N2 के प्रक्षेपण के लिए साथियों स्पेस एक्स पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि इसकी मौजूदा क्षमता पर्याप्त नहीं थी। ये पूर्व प्रमुख ने यह बात कही थी। लेकिन ध्यान रखना, स्पेस एक्स ने साथियों 4700 किलोग्राम वजनी जीसैट N2 जो है हाई थ्रूपुट HTS उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए वांछित कक्षा में स्थापित किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 19 नवंबर को लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रख लेना है साथियों। ये IST बेंगलोर के द्वारा ये बात कही गई है, द हिंदू में प्रकाशित है, ध्यान रख लेना आप लोग। रॉकेट कौन सा था सर, फाल्कन 9, कौन सा था, फाल्कन 9, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसके द्वारा किया गया था, किसको साथियों, जीसैट की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, जीसैट N2, है ना, ये ध्यान रख लेना आप लोग। हाई थ्रूपुट है, ये रहा। इसके बारे में देखते हैं। देखो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से सैटेलाइट पेलोड के साथ स्पेस स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट जो है सोमवार 18 नवंबर 2024 को फ्लोरिडो के केप में साथियों कैनावेरल में जो है केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो है 40 से उड़ान भरता हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये ध्यान रखना है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट, इसके जरिए इसको जो है छोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है आपको ना। N2 जो है ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद देखो C58 वाला, PSLV C58 वाला, देखो इसरो ने PSLV C58 एक्सपोसेट मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, ठीक है। देखो PSLV C58, ठीक है ना, एक्सपोसेट मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें आपको नीचे देखना है, ये रहा इसरो का PSLV C58 का जो है एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह और 10 अन्य उपग्रहों को लेकर 1 जनवरी 2024 को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से ये उड़ान भरेगा, ये बात कही गई थी, ठीक है। PSLV C58 एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट मिशन के जो है प्रक्षेपण के साथ की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये 1 जनवरी को किया गया था, नए साल की शुरुआत के अंदर, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। PSLV C58 एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट के साथ, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बाद ये तो अपना कल का है सही, 100वां प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। 6:23 पर उड़ान भरी थी इसने 29 जनवरी को, ठीक है। ये भी बेंगलुरु से इसरो ने NVS, ये ध्यान रखना, NVS-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था, कहां से, श्रीहरिकोटा से। NVS-02 उपग्रह के साथ GSLV, ठीक है ना, किसके साथ, NVS-02 उपग्रह के साथ साथियों, किसको, GSLV F15 ने जो है अंतरिक्ष यान के दूसरे लॉन्च पैड से, ठीक है ना, इसके अंतरिक्ष यान से इसको जो है लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना, F15 GSLV F15, ठीक है ना, किसके, NVS-02 के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीहरिकोटा से GSLV F15 का सफल प्रक्षेपण किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, NVS-02
ये आपको ध्यान रखना है। उपग्रह उपग्रह कौन सा था? NVS-02। और प्रक्षेपण या अंतरिक्ष यान कौन था? GSLV F-15 था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न एग्जाम में जरूर छपेंगे, इसको ध्यान में रखना ही रखना है आपको ना। देखो इसके बाद देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, SSLV D3 लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान है। यह प्रक्षेपण 16 अगस्त 2024 को भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ, यानी कि SSLV D3 सफल रहा था। ठीक है, जिसने साथियों EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। देखो SSLV जो D3 मिशन है, SSLV D3 जो मिशन है साथियों, इसने जो है EOS-08 जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है इसको कक्षा में स्थापित किया है। किसके थ्रू किया है? SSLV D3 के थ्रू। किसको? EOS-08 को। ठीक है ना। देखो EOS-08 उपग्रह क्या था? EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अपने साथ 3 पेलोड ले गया, जिसमें साथ में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड पेलोड और जो है ये भी शामिल किया गया है। और उपग्रह के पेलोड उपकरण माइक्रो सैटेलाइट बस और साथियों नई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और SSLV D3 का प्रक्षेपण का क्या महत्व था? SSLV D3 मिशन ने साथियों SSLV विकास परियोजना को पूरा कर लिया, जिसमें साथियों परिचालन मिशन संभव हो गया है। ठीक है, और इस प्रक्षेपण ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति को उजागर भी किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे मिशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकते हैं, ध्यान रख लेना। इनसेट 3DS ये रहा, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है। इनसेट 3DS है ना, इनसेट 3DS है ना। उपग्रह को ले जाने वाला GSLV F-14 है ना, यानी कि इनसेट 3DS उपग्रह को ले जाने वाला जो है GSLV F-14 17 फरवरी को शाम 5:35 प्रक्षेपित होगा। तो ध्यान रख लेना साथियों, GSLV F-14 जो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV की 16वीं उड़ान है और स्वदेशी क्रायोचरण के साथ 10वीं उड़ान है। यानी कि जो साथियों ये अंतरिक्ष यान है, ये ध्यान रख लेना, रॉकेट है, इसके साथ किस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? GSLV F-14 रॉकेट के साथ इनसेट ध्यान रख लेना 3DS को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रश्न, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनसेट 3DS उपग्रह को ले जाने वाला जो है रॉकेट कौन सा था या प्रक्षेपित यान कौन सा था, अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो GSLV F-14 के साथ इसको लॉन्च किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन पर इसरो की GSLV F-14 इनसेट 3DS मिशन के प्रक्षेपण की तैयारियां। ठीक है, इनसेट 3DS को ले जाने वाले GSLV F-14 को, किसको ले जाने वाले? इनसेट 3DS को ले जाने वाले GSLV F-14 को 17 फरवरी को शाम 5:35 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 15 फरवरी को ट्वीट किया और लॉन्च अब जो है 5:35 पर IST पर निर्धारित है, जो कि बेंगलोर से है। ये ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। यही प्रश्न जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पक्का आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अब एक जो है एक आपका रह गया है, वो है प्रोबा 3 वाला। ठीक है, प्रोबा 3 मिशन वाला। देखो एक है साथियों प्रोबा 3 मिशन। देखो प्रोबा 3 जो उपग्रह है इसको किसके साथ लॉन्च किया जाएगा? तो ये होगा साथियों PSLV C-59 के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा ना। ये ध्यान रख लेना, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से ये उड़ान भरेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रोबा 3 जो मिशन है साथियों इसको लॉन्च किया गया है किसके साथ? PSLV C-59 के साथ लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है तो सभी साथी ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अपन एक एक करके देख लिए हैं। इसकी जो PDF है मैंने आपको जो है टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, या फिर साथियों ऐप के अंदर तो आपको इसकी PDF मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना, कहाँ पर मिलेगी साथियों? ऐप के अंदर इसकी जो है वो PDF मिल जाएगी। अगर आपने साथियों अभी तक 2025 वाला कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स भी जरूर ज्वाइन करें, करंट और इको सर्वे के नाम से है। अभी 151 रुपये में ये कोर्स आपको मिल रहा है। इसमें आपको
ये वाला जो है कूपन कोड डालना पड़ेगा, फ्लैट 100 वाला, ठीक है। उसके बाद इस कोर्स की प्राइस 151 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। और साथियों, क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं, और प्रश्न कैसे हैं, सारी चीजें जो हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।